अर्थव्यवस्था संक्रमण के आर्थिक पक्षों का पुनर्निर्माण मुख्य रूप से भूमि अनुदान संबंधी शिलालेखों, सिक्कों और उपनिवेश संबंधी पुरातात्विक साक्ष्यों तथा किसी हद तक की साहित्यिक स्रोतों जैसे हैंगसंग जैसे चीनी पैटर्न के विवरणों के आधार पर किया गया है। इसका अध्ययन निम्नलिखित प्रकरणों में किया जा सकता है: कृषि का नियंत्रण और अभूतपूर्व विकास, देहातों में भूमिपतियों के एक नए वर्ग का समुदाय और तदनुसार कृषक वर्ग की स्थिति में आए बदलाव और शिल्प उत्पादन, व्यापार तथा नगरीकरण में विकास, जिसमें से कुछ परिवर्तनों की चर्चा उसमें संबंधित मुद्दों की चर्चा के बिना कठिन है, जो हमें आरंभिक मध्यकालीन भारत में समाप्तवादी या किसी दूसरे प्रकार की व्यवस्थाओं को ऐसा कहने के लिए समक्ष बताती है। हैंगसंग के भ्रमण के समय ईसा की 7वीं सदी के उत्तरार्ध तक संपूर्ण उपमहादेश में कृषि क्षेत्रों का द्रोह हो चुका था। फिर भी सभी क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था एक जैसी विकसित नहीं थी। उदाहरण निचली सिंधु के समतंत्र विस्तृत क्षेत्र में लोगों पशुचारिता से जुड़े थे, अन्य कई क्षेत्र जंगलों से भरे थे और अन्य कई क्षेत्रों से अतीत की संपन्नता से अदृश्य हो चुकी थी और भूमि उजाड़ पड़ी थी। इन सारे वित्तों और अन्य स्रोतों से प्राप्त साक्ष्यों से जाहिर होता है कि कृषि के क्षेत्र में विकास की प्राकृतिक संभावनाएं मौजूद थी। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि आरंभिक मध्यकालीन राज्यों ने इस संभावना को व्यावहारिक रूप देने का जो मुख्य संवाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीका अपनाया वह था ब्राह्मणों और मंदिरों पर भूमि अनुदानों देना। आरंभिक मध्यकाल में भूमि अनुदानों की बढ़ती संख्या को कृषि विस्तार की प्रक्रिया को गणित प्रदान करने की विधि के रूप में लिया जाता था, लेकिन प्राप्त साक्ष्यों के हाल में फिर हुआ मूल्यांकन में इसे सरलीकृत सामान्यीकरण माना गया है। इसके अनुसार इन भूमि अनुदानों में बहुत थोड़े से कृषि विस्तार से संबंधित थे। वास्तव में भूमि अनुदान कृषि विस्तार का परिणाम था, आरंभ बिंदु नहीं। अधिकांश अनुदान पहले से आबाद क्षेत्रों के राजस्व के अनुदान के रूप में थे। फिर भी कृषकों की बढ़ती संख्या के फलस्वरूप अत्यधिक जमीन पर कृषि कार्य जारी रहा और राज्य की ओर से उन्हें इसमें पूरा प्रोत्साहन मिला। उदाहरण 8वीं सदी में राजा ललिता दिव्य ने कश्मीर में कृषि को सुविधाजनक बनाने के लिए पंचक्कियों का वितरण करवाया। कृषि का विस्तार हर दृष्टि से एक व्यापक घटना थी। इससे नए क्षेत्रों में राज्यों के समुदाय और नए समुदायों के संगठन में मदद मिली। सभी क्षेत्रों के सभी कालों के ब्यौरे समान रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन सौदों के द्वारा हमारी जानकारी अवश्य बढ़ी है। उदाहरण स्वरूप पल्लव राज्य में सिंचाई प्रणाली के निर्माण में रख रखाव से हमें भली भांति परिचित है। पल्लव राजा पालार घाटी में कांचीपुरम के चारों ओर अनेक तालाबों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध रहे। उस भूमि भाग पर इस कार्य से उन्हें जिस सूक्ष्म और तीक्ष्ण परीक्षण का परिचय दिया, उसके लिए विशेषज्ञ आज भी उनकी प्रशंसा करते हैं। पांड्य राज्य की दक्षिणी तमिलनाडु में सिंचाई के 6 ग्रेनाइट के जलमार्गों पर छोटे छोटे पुरालेख कुछ समय के लिए अपेक्षित रहे। अनेक अनुसंधान के अनेक ऐसी प्रभावशाली सिंचाई परियोजनाओं का पता चलता है जो 7वीं 8वीं शताब्दियों के दौरान पांड्य राज्य में सफलतापूर्वक कार्यरत किए गए। कृषि अर्थव्यवस्था की एक मुख्य विशेषता थी धार्मिक व्यक्तियों और संस्थाओं को भूमि अनुदान देकर भूमिपतियों के वर्ग का निर्माण। इन
अनुदानों के प्रथम उदाहरण आरंभिक मध्यकाल में मिलते हैं, लेकिन इनकी संख्या कम है। गुप्त काल में वह बड़े पैमाने पर दिए जाने लगे। अनुदान घरेइयों को किसी गांव का राजस्व, कभी कभी इसका एक अंश और कभी कभी एक गांव से अधिक ज़्यादा के लिए दे दिया जाता था, और उस गांव के लोगों को उनके प्रति आज्ञापरायण होने तथा उनके देय को नियमित रूप से चुकाने के लिए कहा जाता था। वे उनसे अनेक प्रकार की अपराधियों के लिए अर्थदंड वसूलने के लिए अधिकृत थे। दूसरे शब्दों में, अनुदान गृही प्रदत्त क्षेत्र में राज्य का प्रतिनिधित्व करते थे और राजकीय पदाधिकारियों को आमतौर पर उनके साथ छेड़छाड़ करने से रोका जाता था। कृषक वर्ग को इन अनुदानों के नितहत विवादास्पद है। एकता के अनुसार कृषकों को इन भूमिपतियों की सत्ता के अधीन करने के लिए भूमि अनुदान से इसकी स्थिति में चौतसी विकास हुआ। इससे विकास अनेक प्रतिबंध में बंध गए और उनकी स्थिति दासों जैसी हो गई। दूसरे मत के अनुसार उपयुक्त मत अतिरंजित है, क्योंकि कृषक अब भी अनुदान घरेइयों को सिर्फ वही चुकाते थे जो वह अब तक राजकीय पदाधिकारियों को सदा करते आ रहे थे। इसलिए वे हमेशा की तरह स्वतंत्र रहे। ये एक विरोधाभास ही है कि कुछ इतिहासकारों के अनुसार ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसकी तरक्की के अनुरूप गैर ग्रामीण अर्थव्यवस्था, गैर ग्रामीण शिल्प उत्पादन, व्यापार और नगरीकरण में तरक्की नहीं हो पाई। गांव ऐसा बंद अथवा सुपंथ अर्थव्यवस्था पर आधारित हो गए जिसकी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति जिन्सों के पारस्परिक गैर बाजारी लेन देन के समझौते से होने लगी। इस तरह के लेन देन को कुम्हार किसानों को वेतन देता था और बदले में उसे ज़मीन का एक टुकड़ा अथवा फसल में एक हिस्सा पाता था। जैसे जैसे गांव की संख्या बढ़ती गई, इस प्रकार के समझौते के फलस्वरूप व्यापार और वाणिज्य में क्रमिक विकास होता गया और शहरी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। इसमें एक ऐसी प्रवृत्ति को मजबूत किया जो भारत में विदेशी व्यापार में विकास से शुरू हुई। यह विकास पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के कारण आरंभ हुआ और 6वीं सदी के अंत तक इसमें ठहराव आ गया, जब पूर्वी रोम साम्राज्य के लोगों ने भारतीय व्यापारियों के मध्य से चीन से रेशम का आयात करना बंद कर दिया। चीन ने पश्चिमोत्तर एशिया के साथ व्यापार इस आर्थिक मंदी को रोकने में नाकाफ़ी था। जैसे कि आरंभिक मध्यकालीन भारत में ईसा की 10वीं सदी के लगभग 10 तक शहरी और मौद्रिक परिदृश्य में परिलक्षित होता है, व्यापार घटक न्यूनतम बिंदु पर पहुंच गया। सिक्कों की प्रचार संख्या काफ़ी कम हो गई। बीते दिनों की संपन्न नगरों का विकास जारी रहा और स्थिति ऐसी हो गई कि पुजारियों और शिल्पकारों सीमित शहरी पेशेवर जीविका की तलाश में नगर छोड़कर देहातों की तरफ चले गए। शहरी पतन की इसी तस्वीर को समीक्षकों ने विभिन्न कोणों से देखा। समीक्षकों के एक वर्ग ने तो इसे सिरे से खारिज कर दिया। इसके अनुसार विदेशी व्यापार गुप्त और गुप्तर काल में वास्तव में असाधारण रूप से फलते फूलते दौर में था। एक अन्य समीक्षा के अनुसार शहरी और मौद्रिक विकास का दौर तो था, लेकिन यह विकास एक तो बहुत सीमित अवधि के लिए और छोटे पैमाने पर था, और दूसरी बात यह है कि इसका कारण लंबी दूरी वाले व्यापार में मंदी नहीं था। लेकिन यह बतलाने की चेष्टा बिल्कुल नहीं की गई कि आखिर किस प्रकार का
कारण क्या था। इस संबंधी में एक ऐसा तीसरा मत नगरवाद के विकास के समय और स्थान के विस्तार को और भी सीमित कर देता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि हालांकि ये बात है कि शहरी विकास का मसला सिर्फ गंगा की घाटी के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया। वास्तव में एक अध्याय ऐसी भी है जो पूरे उपमहादेश स्तर पर शहरी विकास की वकालत करती है। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वान बंद अथवा सुपर्याप्त अव्यवस्था की अवधारणा पर भी प्रश्न खड़ा करते हैं। कुछ अन्य ऐसा नहीं मानते कि आरंभिक मध्यकालीन भारत में सिक्कों के चलन में संख्यात्मक कमी आ गई थी, और कुछ तो समीक्षक सिक्कों की कमी तो मानते हैं लेकिन इसे व्यापार में कमी का सूचक नहीं मानते। इतना ही नहीं, विकास संबंधी अवधारणा में अनेक अंतर्विरोध भी दर्शाए गए हैं। हम इन समीक्षकों के दृष्टिकोणों में विरोधों और विभिन्नताओं में विकास अवधारणा के समर्थकों द्वारा दिए गए प्रत्युत्तरों की चर्चा किए बगैर सिर्फ इतना जोड़ना आवश्यक समझते हैं कि इस काल के गैर कृषि इतिहास के विषय में आम सहमति बनाने और किसी निर्विवाद निष्कर्ष पर पहुंचने में विफलता एक दुखद स्थिति है। इसके बाद वो जितना कहना निरापद प्रतीक होता है, इसे भी अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जा सकता। गैर कृषि क्षेत्र में आरंभिक मध्यकालीन संक्रमण और चाहे जो हो नैतिक तो कदापि नहीं था, और उलझन भरे शहर समूह एक ऐसी कथनात्मकता को रेखांकित करता है जिसमें और अधिक शोध की आवश्यकता है। इस अध्याय में हम उन सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों का सर्वेक्षण करेंगे जिन्होंने आरंभिक मध्यकालीन भारत के संक्रमण को चिन्हित किया। इन परिवर्तनों को जानने के लिए हमारे स्रोत लगभग वही हैं जो राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों को जानने के स्रोत हैं, लेकिन अनेक स्थितियों में वह भी भिन्न भी हैं। यदि वह एक से भी है तो उनका संरक्षण अलग अलग ढंग से करना आवश्यक है। परिवर्तन के इन दो समूह के बीच की क्रिया को समय पर पहचान लेना कठिन नहीं है। उदाहरण आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के बीच होने वाले परिवर्तनों को, हालांकि ऐतिहासिक आंकड़ों की कमी या समस्या इस संबंध को कायम करने में कठिनाई पैदा करता है। यही संबंध वैसे भी पर्याय स्पष्ट अथवा बारीक होता है। समाज आरंभिक मध्यकालीन के संक्रमण के सिलसिले में अनेक महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तनों को रेखांकित किया गया है। इन परिवर्तनों को जातीय व्यवस्था के संगठन, स्वरूप और क्षेत्र विस्तार तथा इसके अंतर्गत नारियों की स्थिति में माध्यम से अधिक बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं, जातीय व्यवस्था में प्रत्येक जाति एक इकाई है। किसी जाति का सदस्य अपनी ही जाति के भीतर वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। अनेक जातियाँ किसी क्षेत्र विशेष में हैसियत और पेशों में समान लोगों से मिलकर एक समूह का निर्माण करती है, और वह समूह चतुर्वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अंग बन जाते हैं। इस श्रृंखला में निम्नतम स्तर अस्पृश्य होते हैं, जिन्हें वर्ण व्यवस्था से बाहर और निम्न स्थिति में रखा जाता है। आरंभिक मध्यकालीन के दौर जातिगत समाज और सामाजिक परिवर्तन की दिशा को समझने के लिए स्रोतों के सावधानी पूर्वक विश्लेषण की आवश्यकता होती है। इन श्रेणी के संदर्भ में जाति और वर्ण शब्द का बराबर प्रयोग नहीं किया जाता है। इन शब्दों को सटीक प्रयोग को हर बार सुनिश्चित किया जाता है। अपने आप में एक ग्रंथ एक स्थिर समाज की छवि बताता है, लेकिन यह परिवर्तनों के अध्ययन में उपयोगी स्रोत की तुलनात्मक समीक्षा द्वारा ही संभव है। आरंभिक मध्यकालीन भारत में
सेक्सियों को तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि राजकीय समाज राज्यों और साम्राज्य का समाज जो कुल मिलाकर आखेटों, संगठों और बलियों के जाति विहीन समाजों से भिन्न था, का खास विस्तार हो रहा था। प्रथमतः भारी संख्या में उपमहादेश से बाहर के प्रवासी उन गुर्जर इत्यादि यहाँ अपने उपनिवेश बसा रहे थे। गुर्जर तो वार्तालाप गुर्जर समुदाय के समूह थे, मुख्यतः पश्चिम और उत्तर पश्चिम भारत में फैले गए व्यतीत होते हैं। इस काल में कुछ क्षेत्रों में गुर्जर समाज की मूल संरचना का क्रमिक रूपांतरित हो रहा था, क्योंकि इस काल के अंत में हम न सिर्फ इनके एक छोटे वर्ग को शासकों गुर्जर प्रतिहार के रूप में अपितु शेष का भी कृषिक वर्ण के रूप में समुदाय पाते हैं। हुनों को परंपरागत 36 क्षेत्रीय गोत्रों में से एक के रूप में स्वीकृत में काफ़ी समय लगा। इसके अतिरिक्त संबद्ध अन्य जाति भी थी। उदाहरण के लिए कालचुरियों को ले सकते हैं, जो महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्ती थे और उन्होंने कलकुचरी चिंदी संबंध भी चलाया था। ये ऐसे अप्रवासी माने जाते थे और कलचुरी पद तुक्त उपाधि कलचूर से उत्पन्न बताया जाता है। भारत एक बड़ा भाग जंगलों से भरा पड़ा था, जिसमें पशुचारिता और आदिम कृषि कार्य करने छोटे बिखरे हुए आखेटों, संग्राहकों और कबीलों के समूह निवास करते थे। उदाहरण हैंगसंग ने दक्षिणी आंध्र प्रदेश को बटमारों से पीड़ित विरल आबादी वाला जंगली क्षेत्र बताते हुए ऐसे मूल निवासियों से भरा एक जंगली क्षेत्र का जिक्र किया, जो स्थिर जीवन नहीं पाते थे और जिनकी वेद आजीविका लूटपाट थी। इसी प्रकार उत्तर पश्चिम के एक विस्तृत देश का हवाला देते हुए वे वहाँ ऐसे लोगों की उपाधि का जिक्र करता जो सिर्फ पशुचारिता के द्वारा जीवन यापन करते बताए गए हैं, जो बड़े युद्ध प्रिय है और जिनका कोई स्वामी नहीं होता, और जो पुरुष हो या नारी, ना कोई अमीर है ना गरीब मूल निवासी समुदाय के कई जातीय व्यवस्था पर अधीनता समाज के सदस्यों के साथ नियमित संपर्क में थे और तत्कालीन साहित्यिक कृतियों जैसे दलित की 10 कुमार चरित्र और बाणभट्ट की कादंबरी में उनके जीवन के विशद विवरण प्रस्तुत किए गए, भले ही वह पूर्ण निष्पक्ष नहीं है। मूल निवासियों में से भी अनेक जातियां समाज में शामिल किए जा रहे थे, कुछ तो पूर्ण और कुछ आंशिक रूप में। उदाहरण संबरा नामक एक कबीला, ये कई कबीले के लिए प्रारंभिक मध्यकालीन के बाद तक चला रहा। हमारे विभिन्न स्रोतों में एक सबरा निप उदेन के संस्कृत नाम से संकेतित होता है कि सरबरा लोगों को एक वर्ग जातीय समाज में घुल मिल गया था। आमतौर पर किसी कबीले के अधिकांश सदस्य शूद्र वर्ग की जाति में कुछ अछूतों में भी शामिल हो जाते थे, जबकि कोई कबीला सरदार साधन संपन्न होने पर अपने नज़दीकी रिश्तेदारों के लिए क्षेत्रीय की हैसियत का दावा कर सकता था। जातीय समाज भी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विचारणात्मक परिवर्तनों के अनुकूल अपने को बदल रहा था। इसका एक रोचक उदाहरण कस्यत कहे जाने वाले पेशेवरों का एक जाति का स्वरूप ग्रहण करना, महत्वपूर्ण अधिकारियों के रूप में कार्यस्थलों का समुदाय गुप्त काल से शुरू होता। उपलब्ध स्रोतों से पता चलता है कि यह वर्ग अनेक समुदायों, जिसमें कबीले विशेषकर कर्ण भी शामिल थे, से आता था। गुप्त और गुप्तर काल के शिलालेखों में बंगाल
बड़ी संख्या में ब्राह्मण के नामों में पस्तूत, घोष, दत्त इत्यादि प्रतीक जुड़े मिलते हैं, जो अब ब्राह्मणों के बदले बंगाली कस्यों के उपनाम हो गए हैं। इस क्षेत्र के ब्राह्मणों में इन उपनामों के अभाव से पता चलता है कि यह मसला निम्न वर्णों द्वारा उत्गमन के प्रयास में अपने से मुस्तर लोगों के उपगण ग्रहण करने का नहीं, वरन ब्राह्मण और ब्राह्मणतर परिवारों का अपने पितृकुल से हटकर कस्यों की जाति में विलय का मसला था। दूसरे शब्दों में, जब पदाधिकारियों के पेशे से जुड़े लोगों के परिवार अपनी मूल जातियों या कबीलों के बदले आपस में ही वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे, तो कस्यत जाति का समुदाय हुआ। क्या आप जानते हैं, प्रत्येक वर्ण विशिष्ट कार्यों से जुड़ा था। उदाहरण, राजकीय कार्य ब्राह्मणों के लिए सुरक्षित थे। इतिहासकारों ने इस विषय में संक्रमण काल के एक विस्तृत परिवर्तन का उल्लेख किया है, जो ब्राह्मण ग्रंथ में उल्लेखित और विदेशी पर्यवेक्षकों द्वारा भी अभी प्रमाणित है। कृषि, जो पहले सामान्य वेश्यों का कार्य मानी जाती थी, अब तेजी से शूद्रों का अंधापनती गई। फिर भी इतिहासकारों द्वारा इसकी कोई सर्वमान्य व्याख्या नहीं की गई। इस संबंध में 3 प्रकार के मत व्यक्त किए गए हैं। प्रथम, यह शूद्रों की स्थिति में अभूतपूर्व तरक्की का खाद है। दास, भृत्य और कृषि श्रमिक से आगे निकलकर वह अब वेश्या की भांति भूमिधर किसान बन जाते हैं। द्वितीय, यह व्यापक भूमि अनुदान के परिणाम स्वरूप कृषि वर्ग की स्थिति में विकास का सूचक हो सकता है। कहा जाता है कि वेश्या किसानों का मान इतना घट गया कि वह शूद्रों से अभिन्न समझे जाने लगे। इसकी 3 व्याख्या यह कहकर की जाती है कि ये कबीलाई लोगों का शूद्र कृषकों के रूप में जातीय समाज में अंतर्लीनीकरण की घटना थी। सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे स्रोतों के ये विभिन्न प्रकथन इन निष्कर्षों को इस तरह सारांशबद्ध करते हैं। इनकी सम्यक व्याख्या अब तक नहीं हो पाई। दरअसल वर्ण सिद्धांत में आए इस बदलाव को ऐतिहासिक अर्थ के साथ पारस्परिक संबंध की समस्या, खासकर प्रथम की 2 निष्कर्ष का परस्पर विद्रोही स्वरूप अब तक इतिहासकारों द्वारा आंका नहीं गया और इसका हल किया जाना बाकी है। लगभग तीसरी सदी से लेकर गुप्त सदियों तक अस्मिता के इतिहास में अनेक घटनाएं घटित होती है। वैसे इसका चलन पहले भी था, लेकिन अस्पृश्य पद का प्रयोग इसी अवधि में पहली बार हुआ। अस्पृश्य जातियों की संख्या, विशेषकर आदिवासी समूह के जातीय समाज में अंतर्लीनीकरण के कारण बहुत बढ़ गई। फिर भी चांडाल और खपच इसमें विस्तृत रहे। इन लोगों के दयनीय जीवन ने विदेशी प्रेक्षकों का ध्यान बरबस अपनी ओर खींचा। पहले तो गुप्त काल में फरिहान का ध्यान इस ओर गया। आगे चलकर 7वीं सदी में हैंसन ने टिप्पणी की। कसाईयों, मछुआरों, नट बाजीगरों, जल्लादों और सफाईकर्मियों के निवास स्थान का चिन्ह ही अलग है। वह नगर के बाहर रहने के लिए बांधे हैं और पल्लियों में जाति
पल्लियों में जाते समय वह बाईं ओर खिसक जाते हैं। ऐसा प्रतीक होता है कि गुलामी प्रथा बिना किसी खास परिवर्तन के चलती रही। ऐसा निष्कर्ष इस विषय पर शास्त्र कहे जाने वाले विधित विषयक प्रतिपादक से निकाला जा सकता है। गुप्तकालीन रचना में इस विषय का विवेचन उसी रूप में हुआ है जिस रूप में 12वीं सदी की रचना मिथसरा में जो परिवर्तनों को दर्ज कराने का प्रसिद्ध दस्तावेज है। अन्य सामाजिक समुदायों की भांति नारियों की स्थिति आरंभिक मध्यकालीन के संक्रमण के दौरान अपरिवर्तित नहीं रही। जो परिवर्तन परिलक्षित होते थे उनका संबंध मुख्य रूप से समाज के उच्च वर्ग की नारियों से था। हाँ, इतना अवश्य सही है कि यह परिवर्तन सर्वत्र एक सा नहीं हुआ। ब्राह्मणों ने नारियों की स्थिति दोयम दर्ज की बनाने की कोई कसर बाकी नहीं रखी। उन्होंने उनकी स्वतंत्रता पर पूरी पाबंदी लगा दी। जिस प्रकार चांडालों और खसकों कुत्तों का पका कर खाने वाले को खानों और गंधर्वों की श्रेणी में रखा जा रहा था, वैसे ही नारियों को संपत्ति अथवा शूद्र की श्रेणी में रखने की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। जलस्वाला होने के बाद उनका विवाह निंदनीय माना जाता था। एक महाशय ने तो यह भी विधान कर डाला कि विवाह के समय वधू की आयु वर की आयु की 1/3 होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में पत्नियां अपने पतियों के देहावसान के बाद भी लंबे समय तक जीवित रहती। इसलिए विधवाओं के जीवन को क्षमित करने हेतु विस्तृत प्रावधान किए गए। इसमें एक विशिष्ट प्रावधान था सती होने का। अर्थ पत्नी को अपने मृत पति के शव के साथ चिता पर जलाकर मर जाने का प्रावधान, अथवा यदि पति का देहांत पहले हो चुका हो तो पत्नी को भी अपना जीवन नष्ट कर लेना चाहिए। जैसे कि हर्ष के बहन राज्यश्री ने करने का प्रयास किया था। यद्यपि सती प्रथा पूर्व में भी अज्ञात नहीं थी, लेकिन आरंभिक मध्यकाल में इसने जोर पकड़ लिया और उसने ढेर सारे उदाहरण मिलने लगे। फिर भी इस प्रथा का अनुमोदन ब्राह्मणवाद में भी सर्वव्यापी नहीं था। उस समय के अग्रणी साहित्यकार बालभट्ट और शूद्रक ने उसकी तीखी आलोचना की और तांत्रिकवाद ने तो इसे घोर पाप कर्म घोषित कर दिया। उच्च वर्ग की नारियों की सामाजिक स्थिति का कैसा अवमूल्यन हुआ, इसका एक सामान्य संकेत है विवाहोपरांत नहीं पाक वैवाहिक पहचान का विलोपना। गुप्तकाल तक इस बात का सह मिलता है कि विवाह के बाद नारी अपने गोत्र की पहचान और पितृ निर्धारण को नहीं खोजती थी, लेकिन इसके बाद ऐसे विवाह धीरे धीरे कम से कम सामान्य लोगों में प्रचलन से बाहर हो गए, अतीत हो गए, प्रतीक होते गए। आरंभिक मध्यकालीन में नारियों की सामाजिक स्थिति में थोड़ा सुधार इस तक से समझा जा सकता है कि उन्हें शूद्रों के भांति कुछ धार्मिक ग्रंथों के पाठ सुनने और देवताओं को पूजने की अनुमति मिली थी, लेकिन उनकी ये धर्म परायणता उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए नहीं, ब्राह्मणवाद धर्मों को सुदृढ़ करने और अनुष्ठानिक पुरोहितों की आय बढ़ाने के लिए ही अभिप्रेत प्रतीक होती है। श्रीधन वह धन जो नारी उपहार में पाती थी
की सीमा और मात्रा में वृद्धि भी उन्हें पुरुषों की तुलना में सशक्त नहीं बना पाता था, क्योंकि उसमें उनकी सहायता पुरुषों पर निर्भरता में कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह सही है कि कुछ अधिकारी व्यक्तियों ने विधवा अथवा पुत्रहीन वरनसन व्यक्ति की पुत्री को दया भाग दिलाने का प्रयास किया, लेकिन वास्तविक ऐतिहासिक उदाहरणों से जाहिर होता है कि आरंभिक मध्यकालीन राजाओं ने जो मुट्ठी भर विशेष सुविधा प्राप्त लोगों को छोड़कर ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति को जब्त कर लेते थे, ऐसे निर्देशों की उपेक्षा कर दी थी। लेकिन यह प्रावधान भी विधवा पुनर्विवाह और सती प्रथा के समर्थन की भांति शूद्र वर्ण की नारियों पर लागू नहीं होता था। वास्तव में जैसे कि पूर्ववर्ती और पक्षपाती कालों में हुआ, श्रमिक वर्ग की नारियों जो अपने जीवन यापन के लिए खेतों, चारागाहों इत्यादि में मर्दों के साथ काम करती थी, उस दमन और सहायता की स्थिति में नहीं थी जो विशेष सुविधा प्राप्त वर्ण की नारियों की सीमित बन गई। उपसार उपरांत चर्चा से यह तथ्य सामने आते हैं कि आरंभिक मध्ययुगीन शताब्दियों में अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति में बड़े बदलाव हुए। इन परिवर्तनों ने सांस्कृतिक जीवन को भी प्रभावित किया। संवादों ने राजनीतिक संरचनाओं में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन शताब्दियों को देखने के विभिन्न दृष्टिकोणों ने विद्वानों की बहस को जन्म दिया और इन शताब्दियों में परिवर्तनों की हमारी समझ को बहुत समृद्ध किया। सारांश: आरंभिक मध्ययुगीन सदियों में राज्य और समाज का विस्तार दिखाई देता है। इन शताब्दियों के दौरान बड़े आर्थिक परिवर्तन हुए और कृषि का विस्तार हुआ। क्षेत्रीय राजनीति का उदय क्षेत्रीय वास्तुकला और भाषा के विकास के साथ हुआ। दोस्तों, चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।